रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये मालूम है अच्छी तरीके से कि साउंड क्या है, एक वेव है, और वेव जिस तरीके से लाइट है उसी तरीके से साउंड है, लेकिन इन दोनों में कुछ सम डिफरेंसेस हैं। साउंड के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है और लाइट के लिए मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है। अगर लाइट और साउंड दोनों वेव प्रॉपर्टी रखते हैं तो साउंड भी लाइट की कुछ वेव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। जैसे साउंड में भी इंसिडेंट एंगल होंगे, इंसिडेंट एंगल होगा, साउंड में भी रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा और साउंड में भी एक नॉर्मल होगा। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने जान लिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स में क्या होता है कि जब भी कोई साउंड वेव चलती है और किसी भी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक होने के बाद वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है। ये सेम मीडियम में जो ये बैक होता है वेव, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स होने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या चीज़ है कि जो साइज़ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जो ये सरफेस थी हमारी, उसको बड़ा होना चाहिए। किससे? साउंड वेव की वेवलेंथ से। रिफ्लेक्टिंग सरफेस या साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी बिगर दैन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। ये इसकी रिक्वायरमेंट है फॉर रिफ्लेक्शन। और जब ये रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ पे क्या है कि इसका रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल इक्वल होंगे एज लाइक लाइट वेव। इनके जो इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे हैं, और जो नॉर्मल है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक ही प्लेन पे होंगे। ठीक है, तो हम अगर सीधे तौर पर बोले द रिटर्न ऑफ साउंड वेव ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस सच एज द वॉल, मेटल, सीट, प्लाईवुड एक्सेट्रा, कुछ भी, बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लाइट के जैसे शाइनी सरफेस की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत है हार्ड कवर की सरफेस की, जिसकी साइज़ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बड़ी होनी चाहिए वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जो इसका फिनोमिनन है वो लागू होता है मेगाफोन्स में, स्पीकिंग ट्यूब्स जो है हमारे, और साउंड बोर्ड्स है हमारा, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है साउंड का ये यूज़ होता है, और ईयर ड्रम्स में। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि साउंड वेव की रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इको। व्हाट इज़ द इको? तो इको क्या है और इको कैसे काम करता है? इको में एक हेडिंग यहाँ पे दी हुई है, प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ एन इको। इको हमेशा जनरेट होता है, और कैसे जनरेट होता है ये, इसके लिए हमें दो चीज़ें हम देखते हैं। जब भी हम साउंड वेव प्रोड्यूस होता है वहाँ पे दो चीज़ें, अगर कोई भी इंसान यहाँ पे, जैसे मान ले कोई लड़की जिसका नाम मीका है और वो इस डिस्टेंस पे खड़ी है, और उसे इको कैसे मिलेगा? उसे इको तभी मिलेगा जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो अपनी साउंड की वेलोसिटी की हाफ होगी, यानी एक डिफिनेट साइज़ है, डिस्टेंस है जिसको कवर करना पड़ेगा। कहने के लिए दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ें हम क्या देखते हैं कि पहली जब भी ये लड़की बोलेगी तो इसे दो आवाज़ें सुनाई देंगी। पहली आवाज़ सुनाई देगी ओरिजिनल साउंड, और दूसरी आवाज़ सुनाई देगी ओरिजिनल साउंड के बाद
ओरिजिनल साउंड के बाद जो आवाज़ सुनाई देगी वो होगा इको। ठीक है, तो इको जो होता है कुछ सेकंड्स के बाद सुनाई देता है, और इको जो है ये रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो इको भी नहीं होगा। रिफ्लेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। द साउंड हियर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टिकल आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज़ सीज्ड इज कॉल्ड एन इको। ये इसकी डिफिनीशन है। रिफ्लेक्शन, डिस्टेंट ऑब्स्टिकल और आफ्टर द ओरिजिनल साउंड, ये 3 मेन पॉइंट इसकी डिफिनीशन में। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ये यहाँ लिखा हुआ है द रिफ्लेक्टेड साउंड इफ हियर्ड अलॉन्ग विद द ओरिजिनल साउंड इज नॉट कॉल्ड इको। अगर ओरिजिनल साउंड के साथ हमने सुन लिया तो ये इको नहीं कहलाएगी। ओनली द साउंड हियर आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड इज कॉल्ड द इको। अब हमारे पास इको को फॉर्म करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर हम उन कंडीशंस के थ्रू काम करते हैं तो हमें इको श्योरिटी है कि हमें इको मिल जाएगी। इको मतलब हमें जो ओरिजिनल साउंड के बाद जो हमें साउंड मिलनी है वो हमें मिल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई डिस्टेंट डिफरेंट डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई पर्सन है और साउंड प्रोड्यूस करता है, वो बोल रहा है और उसके सामने ये बहुत बड़ा सा वॉल है, वहाँ से ये टकराया, लॉन्ग इनफ है और यहाँ से यहाँ तक काफ़ी इसकी दूरी है, और ये क्या होगा, वापस आएगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अगर समय इन दोनों के बीच में, ओरिजिनल साउंड और इन दोनों के बीच में 0.1 सेकेंड का अंतर होता है तो हमें एक साउंड सुनाई देगी जिसे हम कहेंगे इको। क्या कहेंगे, इको। इसका रीज़न क्या है, द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ईयर्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड आफ्टर द एक्साइटिंग स्टिमुलस सीजेस टू एक्ट। Hence, to hear the echo distinctly is must reach the ear at least 0.1 second after the original sound. ठीक, अब हम निकालेंगे इसकी साइज कितनी मीटर हो तो हमें इको सुनाई देता है। तो यहाँ पे कोई पर्सन है और उस पर्सन की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ पे माउंटेन था, डी है। नॉर्मल सी बात है, जब ये वेव वापस आएंगी तो इसकी डिस्टेंस डी होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2d हो गई। ठीक है, स्पीड कितनी है, v है। साउंड वेव गई किससे, v स्पीड से गई। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2d अपॉन v। ये 2d अपॉन v में क्या हुआ कि हमारा जो v है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर एयर में 340 मीटर पर सेकेंड होता है, एयर की 340 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम t जो है, अगर यहाँ से d निकालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू कितना होता है, 340, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी अपॉन 2 हो जाएगा, वी टी अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ को हम अगर सॉल्व करते हैं तो 340 इंटू 0.1 सेकेंड में इको स्टार्ट होती है अपॉन 2, मतलब इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारा कुछ 17 मीटर। ये जो 17 मीटर है, 17 मीटर ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस है इको के लिए। कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। टू हियर एन इको डिस्टिंक्टली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन एयर शुड बी अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर फ्रॉम द लिसनर। लिसनर से 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए उस ऑप्टिकल की।
If the distance is less than 70 meter, the reflected sound will reach the ears before the original sound dies out and no echo will be here. अगर ये 17 से कम होगा तो हमें इको मिलेगा ओरिजिनल साउंड के बाद, लेकिन वो ओरिजिनल साउंड के पहले ही मिल जाएगा, जो कि इको नहीं कहलाएगा। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई। इफ़ द रिफ्लेक्टर इज एट अ डिस्टेंस लेस देन 70 मीटर, द रिफ्लेक्टेड साउंड गेट्स मिक्स विद द ओरिजिनल साउंड। इफ़ देयर आर रिपीटेड रिफ्लेक्शन एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर रिफ्लेक्शन जो है वो रिपीटेड हो जा रहा है, यहाँ से गया फिर यहाँ आया, फिर 2-3 बार रिफ्लेक्टेड हो गया, तो साउंड्स क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और इस तरह के इफ़ेक्ट को हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशंस। मतलब अगर रिफ्लेक्शन कई बार रिपीट हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्बरेशंस, ठीक है। और एंड इट कैन बी ईजली बी एक्सपीरियंस इन हाई टॉम्स लाइक अ ताजमहल एंड सिकंदर एटसेट्रा। तो हमारे पास इको के लिए कितनी कंडीशंस मिली? 3 कंडीशंस मिलती हैं। इको के लिए 3 कंडीशंस है। मिनिमम डिस्टेंस जो कि कितनी है, 17 मीटर। और ये 17 मीटर अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होंगे। जैसे अगर समुद्र के नीचे हम देखते हैं, सी के अंदर देखते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा वी होता है वो होता है 1400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1400 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे डी हमारा 70 मीटर हो जाएगा, 70 मीटर। मतलब वहाँ पे इको लाने के लिए हमें कितने मीटर की ज़रूरत पड़ेगी? 70 मीटर डिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो ये उसके मीडियम पे डिपेंड करेगा, किस मीडियम पे सोर्स ऑफ साउंड कहाँ पे है। दूसरा, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्ज इनफ एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। ये क्या है? रिफ्लेक्शन की कंडीशन है कि साइज ऑफ रिफ्लेक्टर बड़ी होनी चाहिए हमेशा और वेव साउंड वेव छोटी होनी चाहिए। तीसरा, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सच दैट द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचिंग द ईयर इज सफिशिएंटली लाउड टू बी ऑडिबल। और जो बोली जा रही है वो भी क्या हो, सफिशिएंटली लाउड हो और ऑडिबल हो। यानी कि धीरे से बोल दिया और फुसफुसाहट से आवाज़ में, तो उसमें इको डेवलप नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा जो आता है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय द मेथड ऑफ इको। हम किसी भी साउंड की स्पीड को किस तरीके से इको से निकाल सकते हैं, कैसे? तो हमें सिंपल सा पता हुआ है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू क्या होता है, 2d/t। यही एक फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी साउंड की स्पीड निकाल सकते हैं। हमें डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, पुट कर देंगे 0.1 सेकेंड। डिस्टेंस जितना भी दिया हुआ है, अगर डिस्टेंस हमसे कहा जाता है 100 मीटर पे दोनों के डिस्टेंस है, 100 रख देंगे, 0.1 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, साउंड की स्पीड निकल आएगी, ठीक है। हम इकोस पढ़ क्यों रहे हैं, क्या यूज़ क्या है इको का, हमारे पढ़ने का मतलब क्या हुआ, यूजेस क्या हो सकती हैं इकोस की। तो यूजेस क्या है, इकोस फाइंड देयर एप्लीकेशन इन साउंड रेंजिंग एंड इको डेप्थ साउंडिंग बाय यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स का नाम सुना होगा, 20 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर जो होती हैं वो होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं ऑडिबल साउंड से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं। और इनकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है। जो पहला है, दे कैन ट्रेवल अनडेविएटेड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस, बिना रुके ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं। दूसरा है, दे कैन कन्फाइन टू अ नैरो बीम। एंड तीसरा है, दे आर नॉट ईजली एब्जॉर्ब इन अ मीडियम, आसानी से किसी भी मीडियम में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऑडिबल साउंड वेव्स जो है उसकी फ्रिक्वेंसी तब होती कितनी है, ये 20 किलो हर्ट्ज़ है, तो ऑडिबल की रेंज कितनी होती है पता है, 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में होती है। और उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं पजेस करेगी। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स इन अ मीडियम हैव द सेम स्पीड एज द स्पीड ऑफ ऑडिबल साउंड वेव्स इन दैट मीडियम, ओके।
अब इकोस का यूज़ हो गया करते हैं जो एनिमल्स या बर्ड्स जो हैं वो यूज़ जो करते हैं, उनमें नाम आता है मेनली बैट्स का, डॉल्फिन्स का, और आता है फिशर्स मैन जो है वो लोग यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें क्या लिखी हुई हैं कि यहाँ लिखा है कि एनिमल्स हैव अ डिफरेंट ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, बैट्स, डॉल्फिन, डॉग्स हैव अ मच बिगर अपर ऑडिबल लिमिट दैन द ह्यूमन बींग्स। बैट्स कैन प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट द साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी अप टू अबाउट 100 किलोहर्ट्ज़। ये बैट्स की जो फ्रिक्वेंसी वो बहुत हाई है, 100 किलोहर्ट्ज़ है। अल्ट्रासोनिक साउंड्स के भी के नियर अबाउट जा रही है, उससे ऊपर ही है। बैट्स फ्लाई विद द स्पीड मच लोअर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। Sound produced by the flying bats get reflected back from an obstacle in front of it. By hearing the echo, bats come to know, even in the dark, the locations of the obstacles, so they turn from their path and fly safely without colliding with it. This process of